Hello students, so far कोस्ट के चैप्टर में चैप्टर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स में so far we have discussed about total fixed cost, total variable cost and total cost. उनके table and curve we have seen. Then we have seen about the average fixed cost, average variable cost and average cost के बारे में भी हमने discuss किया है. We have also seen why the average cost curve is U-shaped curve, and the last topic that we had discussed was about marginal cost. Now in our today's session we are going to discuss about the relations between the different concepts of cost. Now here we are going to discuss about relation between average cost and total cost. अब अगर हमें एवरेज कोस्ट फाइंड करना है तो हमें उसके लिए टोटल कोस्ट चाहिए, एंड टोटल कोस्ट को अगर हम क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे या आउटपुट के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट एवरेज कोस्ट. एंड एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड. ओके, सी एवरीवन, दिस इज एवरेज कोस्ट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. मार्जिनल कोस्ट के लिए इन दो फॉर्मूला में से हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं which is marginal cost is equal to total cost n minus total cost n minus 1, और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, that is change in total cost upon change in quantity. Okay, now let's have a look at the table everyone. Okay, now the table everyone, see. सबसे पहले अगर आप मार्जिनल कोस्ट जो है वो अगर लिखते हो तो ऑन दैट बेसिस आप टोटल कोस्ट इजीली लिख सकते हो. ओके, नाउ मार्जिनल कोस्ट कैसे होता है. अब मार्जिनल कोस्ट का कर्व जो है ना वो आप याद रखिए यू शेप कर्व होता है. मतलब इनिशियली इट फॉल्स डाउन, इट रीचेस टू द मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग. तो ये आप मार्जिनल कोस्ट के जो डिजिट्स हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 10, 8, 6, 4, सो इट इज़ डिक्रीजिंग, देन इट इज़ कांस्टेंट 10, 8, 6, 4, इट रिमेन्स कांस्टेंट 4 and 4, एंड वहाँ से वो स्टार्ट्स राइजिंग 6, 8, 10, नो, फिर सीधा 24 लिखा है. आप और कोई भी डिजिट लिख सकते हो लेकिन इंक्रीज होना चाहिए. इन शॉर्ट मार्जिनल कोस्ट का जो कर्व है वो यू शेप्ड कर्व होता है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, दैट इज़ वाई इनिशियली देखिए ये डिक्रीज होता है, फिर मिनिमम पे पहुंच जाता है, कांस्टेंट भी रहता है, देन इट स्टार्ट्स राइजिंग. ओके, उसके बेसिस पे आप टोटल कोस्ट का कर्व लिख सकते हो. टोटल कोस्ट कैसे लिखेंगे, मार्जिनल कोस्ट को आप प्लस करते जाइए तो आपको टोटल कोस्ट मिल जाएगा. देखिए पहले तो हमने 10 लिखा है यहाँ पे, फिर 10 + 10 इज देन 20, + 8 इज 28, + 8 इज 34, देन 38, 42, 48, इन दिस वे इट इंक्रीजेस. ओके, तो अगर आपके पास मार्जिनल कोस्ट है तो ऑन दैट बेसिस इसको आप अगर ऐड करते जाते हो देन यू विल गेट द कर्व, द टेबल ऑफ से टोटल कोस्ट. ओके, अब टोटल कोस्ट का जो टेबल है वो हमें यहाँ मिल चुका है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कोस्ट. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कोस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल कोस्ट बाय क्वांटिटी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाली यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट एवरेज कोस्ट. Okay, so total cost divide by output you will get average cost. 10 divided by 0 that is infinite, then 20 divided by 1 is 20, then 28 and 2 को अगर divide करते हैं then it is say 14, then 34 and 3, similarly 38 and 4 को divide करना है, 42 and 5, 48 divided by 6 is 8, then it is again 8, 66 divided by 8 it is say 8.3. okay, so this way you will get the curve of average cost. okay, so table हमें यहाँ मिल गया है. हमें रिलेशन किसका एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, एवरेज कोस्ट एंड से मार्जिनल कोस्ट का हमें जो टेबल यहाँ पे रिलेशन एक्सप्लेन करना है उससे रिलेटेड हमें टेबल यहाँ पे मिल चुका है. ओके, ना ऑब्जर्व द टेबल प्रॉपरली, ऑब्जर्व द वर्टिकल टेबल ऑफ टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, बिकॉज हमें कंपेयर इन दोनों को ही करना है. टोटल कॉस्ट को अगर आप देखते हो तो वो इंक्रीज हो रहा है लास्ट तक,
सी 10, 20, 28, 34 वो इंक्रीज हो रहा है लास्ट तक 90 तक. सो इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. एंड एवरेज कॉस्ट को अगर आप देखते हो तो वो पहले डिक्रीज होता है, then it remains maximum, then it remains constant, and then it starts again increasing. ओके, अब टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, दैट यू हैव टू राइट इन द एक्सप्लेनेशन. सी, इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट में कैसे इंक्रीज हो रहा है देखिए आप. पहले 10 से 20 आया, 20 से 28, 28 से 34. ओके, सो इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिमिनिशिंग. पहले 10 इंक्रीज हुआ, फिर 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6. इस हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से वो इंक्रीज होता है. ओके, इट इंक्रीजेस हाउ, इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. देन यहाँ पे देखिए इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. यहाँ पे इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, देन इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. ओके, सो टोटल कॉस्ट के बारे में आप ये कह सकते हो कि इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, फिर इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, एंड फिर इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. अब यही चीज़ अगर आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में लिखना है तो एवरेज कॉस्ट के बारे में आप क्या लिखोगे, इट इनिशियली फॉल्स, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ओके, नाउ इस चीज़ को हम कर्व में देखते हैं. सो यू कैन सी हियर द थिंग्स रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल. ये वाली सब चीज़ें देखिए. पहले क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट फॉल्स. उस समय मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में से एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों सेम है, एंड एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड कांस्टेंट. देन एवरेज कॉस्ट राइजेस एंड उस समय मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है. यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम है एंड वही चीज़ यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कर्व एवरीवन. लुक एट द कर्व एवरीवन. दोनों यू शेप्ड ही हैं. पे अटेंशन एवरीवन इन द कर्व. दोनों कर्व जो हैं वो यू शेप्ड ही हैं. लेकिन कर्व को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो पहले आप देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे है. दोनों एक दूसरे को कट होते हैं जब इक्वल होते हैं. उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है जो पहले एवरेज कॉस्ट से नीचे था, अब ये ऊपर हो जाता है. दैट वी हैव टू राइट हियर इन द एक्सप्लेनेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एवरीवन. मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बिलो है एवरेज कॉस्ट का, एंड एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर. ये आपको ऑब्जर्व कहाँ हो रहा है, टेबल में 1 से लेकर 6 यूनिट तक ऐसा होता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. एंड डायग्राम में आपको कहाँ देखने को मिलता है, बिफोर पॉइंट ई. ओके, दिस थिंग यू कैन सी इन द डायग्राम इन द फिगर बिफोर पॉइंट ई में. एंड टेबल में ही आपको देखने को मिल सकता है यूनिट 1 से लेके 6 तक. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल. वहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड कांस्टेंट. टेबल में ये आपको कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है एंड कर्व में ये आपको कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है वो लिखना है. टेबल में अगर आप देखेंगे तो वो आपको 7th यूनिट पे ऑब्जर्व होगा. लुक एट द टेबल एवरीवन. यूनिट नंबर 7 पे आप ये देख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर इक्वल. एंड कर्व में ये आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, एट पॉइंट ई. बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो पहले एवरेज कॉस्ट से नीचे था अब वो ऊपर हो जाता है. ओके, दैट इज द पॉइंट हियर. सी एवरीवन, मार्जिनल कर्व इज अबव द एवरेज कर्व. पहले मार्जिनल बिलो था, अब मार्जिनल अबव आ गया है. यहाँ मार्जिनल इज मोर, एंड दैट यू कैन सी टेबल में कहाँ पे, आफ्टर 7, आफ्टर 7th यूनिट. एंड कर्व में आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, आफ्टर ई. देखिए, आफ्टर यूनिट 7 एंड आफ्टर पॉइंट ई आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो. आफ्टर पॉइंट ई एंड आफ्टर यूनिट 7
टेबल एंड कर्व में आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सो 3 पॉइंट्स वी हैव रिटन। इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा था कि दोनों हैं वो फॉल हो रहे हैं, मार्जिनल एंड एवरेज, लेकिन मार्जिनल इज बिलो एवरेज, एवरेज इज ग्रेटर इन दैट केस। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि दोनों इक्वल होते हैं एट यूनिट 7। एंड थर्डली हमने ये देखा कि आफ्टर पॉइंट ई एंड 7th यूनिट के बाद मार्जिनल कॉस्ट है इट इज़ मोर और ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। अब पॉइंट नंबर 4 पे अटेंशन एवरीवन। बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट जो हैं दोनों यू शेप्ड ही हैं। सिंस marginal cost declines faster than average cost, it reaches to the lowest point earlier than average cost, and marginal cost starts rising even after average cost is falling. Average cost fall होने के बावजूद भी the marginal cost you can see it is started rising, that you can see here. देखो average cost है वो fall हो रहा है still, but marginal cost has started rising. अब लास्ट में फॉर्मूला लिखनी है दोनों की, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट की फॉर्मूला। एवरेज कॉस्ट जो है वो कैसे डिराइव होगा, टोटल कॉस्ट बाय क्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसे डिराइव होगा, टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। सो दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड व्हाट यू कॉल एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिलेशन एवरीवन। ओके, सी कोई भी रिलेशन अगर आपको पूछा जाता है, इफ़ यू आर क्लियर विद द टेबल नो, तो वो एक्सप्लेनेशन में कोई बिग डील नहीं है। टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ऑन दैट बेसिस आपको कर्व ड्रॉ करना है। ओके, एंड अल्टीमेटली कर्व एंड टेबल को समझ के आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। ओके, नाउ हियर इज द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले लिखे तो वो बेटर रहेगा। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में ही हमने डिस्कस किया था मार्जिनल कॉस्ट कैसा होना चाहिए, उसके टेबल में हम डिजिट्स हैं वो कैसे लिखेंगे। ओके, सो वंस अगेन हियर मार्जिनल कॉस्ट कैसा होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट का आप शेप जो है वो याद रखिए, वो यू शेप्ड होता है, मतलब इनिशियली वो फॉल होगा। ओके, वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट भी मिनिमम एंड कांस्टेंट रहेगा, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग। देखिए मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम एंड कांस्टेंट है, एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग। Okay, marginal cost is falling 10, 8 and 6, then 4 and 4 it is minimum and constant, and then 6, 8 and 10 then it starts rising. And marginal cost के basis पे हम क्या लिख सकते हैं, total cost लिख सकते हैं। देखिए marginal cost के basis पे 10 plus 10 is 20, 20 plus 8 is 28। Similarly आपको ये plus करते जाना है and you will get the total cost। I hope ये आपको समझ में आ रहा है। टॉपिक सारी सी, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आगे जो हैं वो समझ में आ चुके हैं तो रिलेशंस कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट्स हर एक में 5th चैप्टर प्रोडक्शन वाला जो था उसमें भी वही था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, एंड रिलेशंस यू कैन एक्सप्लेन इट बाय योरसेल्फ। एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग, दैट अगर आपको कोस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो अगर समझ में आ गए हैं देन रिलेशंस आर ईजी। अब कर्व में एक बार देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट का कर्व देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट्स पॉजिटिव से 10 से, इसलिए वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। एंड मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप कर्व, तो वो यहाँ आप देख सकते हो वो ये यू शेप है। अब ये जो कर्व है वो इनवर्स एस शेप्ड कर्व है। ओके, सो वो कर्व जो है वो आप टेबल को देख के ड्रॉ कर सकते हो। नाउ लेट्स सी दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, टोटल कॉस्ट इंक्रीज कैसे होता है, ये आगे भी हमने बात की थी। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टोटल कॉस्ट का इंक्रीज कैसे होता है। टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज ही होगा, 1 से लेके 8 यूनिट तक इट इज इंक्रीजिंग ओनली, लेकिन उसका जो इंक्रीज है दैट मैटर्स। इनिशियली इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, एंड लास्टली इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। एंड उस समय मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट। Marginal cost decreases again, then it remains in minimum and constant, and then it starts rising. That 3 points we have to explain here, and ये चीज़ आपको टेबल एंड कर्व में कहाँ ऑब्जर्व हो रही है साथ में आपको वो भी लिखते जाना है। See the first point, total cost increases at diminishing rate, मतलब वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसा इंक्रीज हो रहा है, 10, देन उसमें 8 इंक्रीज हुआ,
6 इंक्रीज होगा, 24, देन 4 इंक्रीज होगा, 28. सो इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. एंड ये आपको टेबल में कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, 1 से लेके 4 तक. एंड ये कर्व में आप कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में. ओके, बिफोर पॉइंट ए और टिल पॉइंट ए एंड टिल पॉइंट ई. ओके, पूरा आपको टेबल एंड कर्व में से ही एक्सप्लेनेशन लिखना है. फर्स्ट अगेन द फर्स्ट पॉइंट, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, हाउ, एट डिमिनिशिंग रेट. एंड मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग. फर्स्ट से लेके 4th यूनिट तक ये आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, एंड इन द डायग्राम दिस रिलेशन यू कैन सी वेयर बिफोर पॉइंट ए एंड बिफोर पॉइंट ई. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, total cost increases at constant rate. Total cost here increases at constant rate and marginal cost is minimum and constant. वो टेबल में आप 4 and 4 जो देखे थे वो मिनिमम एंड कांस्टेंट. तो ये आपको ऑब्जर्व कहाँ हो रहा है, टेबल में 4th and 5th यूनिट में. एक्चुअली 5th में वो मिनिमम एंड कांस्टेंट रहता है. ओके, एंड ये आपको कर्व में कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. टोटल कॉस्ट को जो कर्व है उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो बिटवीन पॉइंट यहाँ ए टू बी में. एंड मार्जिनल कॉस्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो ई टू एफ में. लास्ट, टोटल कॉस्ट अब इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट. टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो 5th पॉइंट के बाद टेबल में ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. एंड कर्व में आप पॉइंट बी टोटल कॉस्ट के बाद एंड पॉइंट एफ मार्जिनल कॉस्ट में. ओके, सो 3 ही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, वो 3 पॉइंट याद रह जाने चाहिए, इजी हैं. पहले टोटल कॉस्ट है वो एक बार देख लीजिए आप कैसे है, इंक्रीज हो रहा है. टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट say diminishing rate, then it increases at constant rate, then it increases at increasing rate. यही चीज़ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में अभी हम क्या लिखेंगे, इनिशियली इट डिक्रीजेस, मिनिमम एंड कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग. ओके, एंड टेबल एंड कर्व में आपको ऑब्जर्व कहाँ हो रहा है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट हियर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर. नाउ हियर देखिए, एवरीवन पे अटेंशन. Here is the relation between these 4 costs: average fixed cost, average variable cost, average cost and marginal cost के बारे में है. So all the 4 curves, टेबल यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कर्व ही ड्रॉ करना है. और कर्व कैसे ड्रॉ करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर. देखिए, पहले मैं आपको कर्व कैसे ड्रॉ होगा उसके बारे में बता दूँ. पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में देखिए. एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही होता है. इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज नेवर जीरो. अब एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, द क्वांटिटी. अब टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसको अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव डिजिट ही मिलेगा, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट है वो पॉजिटिव ही होता है. ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड उसको अगर आप डिवाइड क्वांटिटी के साथ करते हो तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेगा. देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीनों की बात करते हैं आप. ओके, अब मैं अगर देखिए, ये पहले चीज़ डिस्कस करते हैं एवरेज वेरिएबल के बारे में. एवरेज वेरिएबल है वो यू शेप्ड होता है कर्व. इट इज यू शेप्ड कर्व, एवरेज वेरिएबल. ये भी यू शेप्ड है. लेकिन एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है ना, वो इन दोनों कर्व को प्लस करके मिलता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप प्लस करते हो, इन दो कॉस्ट को अगर आप प्लस करते हो, एवरेज फिक्स्ड एंड वेरिएबल को, देन यू विल गेट एवरेज कॉस्ट कर्व. तो एवरेज कॉस्ट कर्व ऑब्वियसली ऊपर ही रहेगा एवरेज वेरिएबल के एंड एवरेज फिक्स के. ओके, एंड मार्जिनल कॉस्ट है वो लास्ट में आपको ड्रॉ करना होता है. सबसे पहले हम कौन सा कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. एवरेज वेरिएबल यू शेप्ड होता है. फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट मिलेगा. तो ये एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है ये इन दोनों के ऊपर ही होगा. एंड लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट एवरेज फिक्स कॉस्ट. पे अटेंशन एवरीवन. एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग डाउनवर्ड्स. जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स ही रहता है.
अब प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिवाइड बाय क्वांटिटी भी अमाउंट में बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर में, एंड द आंसर जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट वो कम होता जाएगा. ओके, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, it is downward sloping curve. Then it never touches x axis because it is never zero. वो x axis को कभी टच ही नहीं करता है because it is never zero. Okay, that was about average fixed cost. अब दूसरे दो कर्व के बारे में बात करते हैं. आई होप ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो टॉपिक है पॉइंट में आपको समझ में आ गया है. नाउ एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व जो दोनों है ना, वो दोनों कैसे हैं आप देखिए, यू शेप्ड है दोनों. अब आप कर्व में ठीक से देखिए, बोथ द कर्व्स कम क्लोजर टू ईच अदर एज एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डिमिनिशिंग, बट दीज कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. देखिए ये दोनों जो कर्व हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये दोनों बोथ द कर्व्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, बोथ द कर्व्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर बट दे नेवर टच ईच अदर. ये दोनों पहले देखे, पहले दोनों में गैप ज़्यादा है. ओके, देन इट स्टार्ट कमिंग क्लोजर बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होता जाता है, फॉल होता जाता है. एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फॉलिंग, बोथ दिस कर्व्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर बट दे विल नेवर टच ईच अदर. पॉइंट नंबर 3, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, वो भी यू शेप्ड कर्व ही है जो एवरेज कॉस्ट को भी कट करता है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कट करता है. इट कट्स एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोथ एट पॉइंट E1 एंड E. अब पॉइंट नंबर 4 एंड 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन पे अटेंशन 4 एंड 5 के बारे में. पॉइंट नंबर 4 में मार्जिनल कॉस्ट जब ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट राइज होता है, एंड इसका ऑपोजिट जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से, तब एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉल होते हैं. अब तीनों के लोवेस्ट पॉइंट की बात कर देते हैं, Q1, Q2 एंड Q3. Q1 है वो किसका लोवेस्ट पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट का. Q2 इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड Q3 इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट को. नाउ लास्ट पॉइंट, देयर इज अ रेंज ओवर विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. ये देखिए ये रेंज है, किनके बीच की रेंज है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच की, जहाँ पे Q1 एंड Q2 के बीच की एक्चुअली रेंज है. जहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे Q1 एंड Q2 के बीच में, दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द रिलेशंस बिटवीन 4 डिफरेंट कर्व्स. पहले तो था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही है. Then was about average variable cost and average cost, average fixed cost and average variable को प्लस करेंगे then we will get average cost को, and last में हमें ड्रॉ करना है marginal cost को. Okay, then you have to explain accordingly, and the last is तीनों के lowest point के बारे में है, and Q1 and Q2 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो you will see उस स्पेस पे या उस रेंज में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉल होता है एंड मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज होता है. ओके, सो दैट इज दिस टॉपिक. नाउ द इजीएस्ट टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 5 ऑल्सो, विच इज अबाउट टाइम डायमेंशन. ओके, टाइम डायमेंशन जैसे प्रोडक्शन में था वैसे ही टाइम डायमेंशन कॉस्ट की थियरी में भी है. सो 3 टाइम डायमेंशंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. Time element plays an important role in determination of cost and production. जब प्रोडक्शन की बात है तो भी हम टाइम डायमेंशन पे फोकस करते हैं, जब कॉस्ट की बात आती है तब भी हम टाइम डायमेंशन पे फोकस करेंगे, या टाइम पीरियड या टाइम एलिमेंट कुछ भी कह सकते हो. सो एज वॉज इन चैप्टर 5 देयर आर 3 टाइम डायमेंशंस, 3 एलिमेंट्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. वेरी शॉर्ट को आप मार्केट पीरियड भी कह सकते हो. अब वो टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं. दिस पीरियड इज सो शॉर्ट दैट नीदर फिक्स फैक्टर नॉर वेरिएबल फैक्टर कैन बी इंक्रीज्ड. ना तो फिक्स फैक्टर बढ़ सकते हैं ना तो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, बिकॉज द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट दैट एनी ऑफ द फैक्टर कैनॉट बी, दैट नन ऑफ द फैक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, neither the fixed nor the variable.
सो प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई भी फैक्टर इंक्रीज नहीं करते हो देन देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्शन। Once again, the time period is so short that neither fixed factor nor variable factor can be increased. अब होता क्या है, therefore it becomes immaterial whether the cost of production is being recovered or not at the prevailing price. So at the prevailing price whether cost cover होता है या नहीं वो ज़रूरी होता ही नहीं है. It becomes immaterial. It is of no use to see whether the costs are covered or not because the time period is too short that you cannot increase the production and increase your revenue. प्रोडक्शन बढ़ा के आप अपनी रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं सकते हो यहाँ पे. देन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइम डायमेंशन में जो है वो शॉर्ट पीरियड है. नाउ हियर इट इज़ दैट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड. लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज यहाँ कैसे होगा? ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर में कोई चेंज आता नहीं है. देयर इज ओनली इंक्रीज इन द वेरिएबल वन. फिक्स फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड. फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है. एज द प्रोड्यूसर कैन कंट्रोल ओनली वेरिएबल फैक्टर. हाँ, इंक्रीज कर सकता है लेकिन कौन सा वेरिएबल फैक्टर पे उसका कंट्रोल है. ओके, तो प्रोड्यूसर को एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाना चाहिए शॉर्ट टर्म की जब बात आती है. तो शॉर्ट टाइम डायमेंशन की जब बात आती है तो उसमें कौन सा कॉस्ट कवर होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाना चाहिए. The last is about long period. It is that time period during which production again increase होगा. लेकिन जो increase in production है it is because of the fixed factor and variable factor both. Okay, so production here increases because of both the factors, fixed factor and variable factors. तो ये लॉन्ग रन है, तो लॉन्ग रन में कौन से कोस्ट कवर होने चाहिए? लॉन्ग रन में ऑल द कोस्ट शुड बी कवर्ड. देयरफॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग ये दोनों जो कोस्ट हैं वो लॉन्ग रन में कवर हो जाने चाहिए. ओके, सो ये तीन टाइम डायमेंशन है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. ओके, वेरी शॉर्ट है उसमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है. बोथ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड. शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ सकता है. इट इज़ ओनली ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर्स. वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाने चाहिए. लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन बढ़ता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ बोथ द फैक्टर्स एंड सो बोथ द कोस्ट अल्टीमेटली यू कैन से ऑल द कोस्ट शुड बी कवर्ड इन दिस कोस्ट लॉन्ग टाइम पीरियड. एंड वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड को आप मार्केट पीरियड भी कह सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर द थियरी ऑफ चैप्टर 6. विल फर्दर डिस्कस द टॉपिक्स और द डाउट्स जो भी हैं इन आवर लाइव सेशंस. ओके, half of our book is done. Out of 12 chapter we have today now finished the 6th chapter, so 50% of the syllabus is over. Okay, go through the videos regularly, attend the live sessions. Okay, and जो भी डाउट है वो हम लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे. Okay, till then thank you and have a nice day. Bye everyone.